दोस्तों, रिपब्लिक डे से ठीक पहले दुनिया ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है और कहीं यूरोप भारत के साथ खड़ा दिख रहा है, तो कहीं अमेरिका दबाव भी बना रहा है और तारीफ भी कर रहा है। दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, रिपब्लिक डे से ठीक पहले इंडिया ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सिग्नल दे दिया है, क्योंकि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लायन इंडिया पहुंच चुकी हैं। उनके साथ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस संतोस डा कोस्टा भी आए हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों 26 जनवरी को इंडिया के 77वें रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, कहानी यहाँ से असली शुरू होती है। रिपब्लिक डे के ठीक बाद इंडिया ईयू समिट होने वाला है और इसी समिट में वो डील फाइनलाइज होने वाली है जिसे खुद यूरोप कह रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। मतलब दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेड अग्रीमेंट नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का रीसेट बटन है। अर्सुला वॉन डर लायन ने डावोस में साफ कहा था, डील हिस्टोरिक होने वाली है, और इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पहले ही साफ कर चुके हैं, ये डील आने वाले दशकों की दिशा तय करेगी। अब सवाल है, यूरोप को इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, यूरोप को एक स्टेबल, रिलायबल पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर है इंडिया। दोस्तों, रिपब्लिक डे परेड में जब यूरोप के टॉप लीडर्स इंडिया की ताकत देखेंगे, तो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया और यूरोप एक ही साइड खड़े होने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर इन दिनों मुंबई दौरे पर हैं, और मुंबई पहुंचते ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। गेटवे ऑफ भारत के सामने खड़े होकर उन्होंने लिखा, एवरीवन मस्ट विजिट टू फील इट्स मैजिक, यानी हर किसी को यहां आना चाहिए, तभी इसकी असली जादूगरी समझ आएगी। दोस्तों, गेटवे ऑफ भारत कोई आम इमारत नहीं है, यही वो जगह है जहां से कभी अंग्रेजों की सत्ता भारत में दाखिल होती थी, और यही वो जगह है जहां से अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे। आज वही गेटवे दुनिया को भारत की ताकत, संस्कृति और आत्मविश्वास दिखा रहा है। दोस्तों, सर्जियो गौर ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती सिर्फ दिखावा नहीं है, वो असली और गहरी है। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि ट्रंप को देर रात फोन करने की आदत है, जो भारत यूएस टाइम डिफरेंस के हिसाब से परफेक्ट बैठती है। दोस्तों, ये पूरा दौरा एक साफ मैसेज देता है, अमेरिका अब भारत को सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं, बल्कि कल्चरल, इकोनॉमिक और ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहा है। जब दुनिया के बड़े देश भारत की पहचान, उसके मॉन्यूमेंट्स और उसके लोगों की तारीफ करें, तो समझ लीजिए, भारत सिर्फ उभर नहीं रहा, भारत नेतृत्व कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की सॉफ्ट पावर अब ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है? अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आईसीसी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला दिया है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है, और उसकी जगह स्कॉटलैंड को एंट्री मिल गई है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहानी शुरू होती है इंडिया से। T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में होना है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया, हम इंडिया नहीं जाएंगे। उन्होंने डिमांड रखी कि उनके मैचेस सिर्फ श्रीलंका में कराए जाएं, यानी हाइब्रिड मॉडल का फायदा चाहिए, लेकिन आईसीसी ने साफ मना कर दिया। आईसीसी ने कहा कि शेड्यूल तय है और सिक्योरिटी अश्योरेंसेस दी जा चुकी हैं, तो ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और फिर आईसीसी ने एक सीधी वार्निंग दी, 24 घंटे में कंफर्म करो या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। दोस्तों, यहाँ मामला और बिगड़ गया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एडवाइजर ने इंडिया ट्रैवल को लेकर सिक्योरिटी का बहाना बना दिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि बांग्लादेश ने आईसीसी को ऑफिशियली जवाब देने से पहले ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और ये बात आईसीसी को बहुत बुरी लगी, और आईसीसी ने वो फैसला ले लिए कि इस बार बांग्लादेश टीम ऑफिशियली T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है, और इस बार स्कॉटलैंड खेलेगी उसकी जगह। दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात साफ हो गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट अब इमोशंस पर नहीं, रूल्स और डिसिप्लिन पर चलेगा, और जब इंडिया होस्ट है तो एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, दुनिया की राजनीति अब एक अजीब मोड़ पर आ चुकी है। जहां कल तक लोग सत्ता के लिए लड़ते थे, आज नोबेल पीस प्राइज तक राजनीति का औजार बन चुका है। और इस बार कहानी है वेनेजुएला, अमेरिका
और डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मरिया कोरिना मचादो सीधे व्हाइट हाउस पहुंची और वहां जो हुआ वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। मचादो ने अपना नोबेल पीस प्राइज मेडल सीधे डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। जी हां दोस्तों, जिस नोबेल प्राइज का सपना ट्रंप सालों से देखते आ रहे हैं, वो मेडल अब खुद चलकर उनके सामने आ गया। ट्रंप ने भी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, शी इज़ अ वंडरफुल वुमन, और ये जेस्चर म्यूचुअल रिस्पेक्ट का सिंबल है। यानी साफ है, ट्रंप को ये जेस्चर बेहद पसंद आया। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यही ट्रंप कुछ समय पहले तक मचादो को वेनेजुएला की लीडर मानने से खुद मना कर चुके हैं। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में वैल्यूज नहीं, यूटिलिटी चलती है। आज नोबेल प्राइज भी पावर गेम का हिस्सा बन चुका है। ट्रंप एक तरफ वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स सीज करवा रहे हैं, दूसरी तरफ नई लीडरशिप से डील भी कर रहे हैं। सवाल बड़ा है दोस्तों, क्या ट्रंप सच में डेमोक्रेसी चाहते हैं या फिर ये सब सिर्फ पावर और ऑयल का खेल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुलकर मान लिया है कि इंडिया पर लगाया गया 25% टैरिफ काम कर गया है। उनके मुताबिक जैसे ही अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने पर इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया, इंडियन रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल खरीदना कम कर दिया और बेसेंट इसे अमेरिका की सक्सेस बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। बेसेंट ने यह भी कहा, टैरिफ अभी लगा हुआ है लेकिन इसे हटाने का रास्ता मौजूद है। यानी साफ शब्दों में, अमेरिका अब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी खेल रहा है। पहले मार, फिर समझौते का लालच। अब इंडिया का एंगल समझिए। इंडिया का साफ स्टैंड रहा है, इंडिया फर्स्ट, और 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर। इंडिया ने बार बार कहा है कि वो सस्ता तेल इसलिए खरीदता है ताकि आम लोगों पर महंगाई का बोझ न पड़े। दोस्तों, बेसेंट ने इस पूरे मामले में यूरोप को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने यूरोप को सीधे सीधे हिप्पोक्रेट कहा। क्यों? यूरोप खुद इंडिया से रिफाइंड फ्यूल खरीद रहा है जो रशियन ऑयल से बना है, और फिर मॉरल लेक्चर्स ले रहा है कि रशिया को पैसा मत दो। यानी यूरोप एक तरह से खुद अपने खिलाफ चल रही वॉर को इनडायरेक्टली फंड कर रहा है। अब असली जियोपॉलिटिकल गेम देखिए। एक तरफ अमेरिका टैरिफ से दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईयू और इंडिया के बीच मेगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनल होने वाला है। खुद ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन इसे कह चुकी हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी यूरोप इंडिया को खोना नहीं चाहता और इसी वजह से यूरोप अमेरिका जैसी हार्ड टैरिफ्स पॉलिसी नहीं अपना रहा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदरों में भी अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करा रहा है, और आज की ये खबर उसी ताकत का साफ संकेत है। दोस्तों, इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 15 जनवरी 2026 को सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंच चुका है। इस स्क्वाड्रन में शामिल हैं आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी एक पूरा ट्रेनिंग फ्लीट जो साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉयमेंट पर है। अब दोस्तों, इस विजिट की टाइमिंग बहुत खास है क्योंकि 2026 को आसियान भारत ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के तौर पर मनाया जा रहा है। मतलब साफ है, भारत अब आसियान देशों के साथ समुद्री सुरक्षा और कोऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। दोस्तों, इंडियन नेवी ने यहाँ सिर्फ वॉरशिप्स नहीं भेजे, बल्कि भारत की कल्चर और वैल्यूज भी साथ लाई। इंडियन नेवल बैंड ने सिंगापुर के पब्लिक प्लेसेस पर परफॉर्मेंस दी। शिप्स को स्कूल चिल्ड्रन के लिए ओपन रखा गया। कम्युनिटी आउटरीच भी हुआ, जैसे ओल्ड एज होम विजिट। ये दिखाता है कि भारत की नेवल डिप्लोमेसी सिर्फ हथियारों की नहीं, इंसानी जुड़ाव की भी है। सीधे शब्दों में कहें तो, जब इंडियन नेवी सिंगापुर जैसे स्ट्रेटेजिक कंट्री में ट्रेनिंग, कल्चर और सिक्योरिटी तीनों को साथ लेकर चलती है, तो ये साफ मैसेज जाता है कि भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं, मैरीटाइम लीडर बनने की ओर बढ़ चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इन नेवी की ये सॉफ्ट प्लस हार्ड पावर डिप्लोमेसी भविष्य में चाइना जैसी ताकतों के लिए चैलेंज बनने वाली है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज की खबरें साफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया बदल रही है और इस बदलाव के बीच भारत की पोजीशन और मजबूत हो रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में भारत ग्लोबल डिसीजंस का केंद्र बनने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।